हमारे इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट अंडर सेक्शन 10 ऑफ द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में ये आईडी हमने रेज किया था और उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने नोटिफिकेशन से 4/3/91 इसको रेफर कर दिया था और सेंट्रल गवर्नमेंट इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल को इस मामले को एडजुडिकेट करना था। सीजीआईटी के पास चला गया मामला, तो उसमें जो रेफरेंस था, रेफरेंस ये था कि 20/5/85 ऑनवर्ड जिन्होंने भी एलआईसी के किसी भी ऑफिस में पूरे भारत में टेम्पोरेरी, बदली या पार्ट टाइम काम किया है, उनको रेगुलराइज किया जाए, पक्का किया जाए। जो परमानेंट वैकेंसीज हैं उनके अगेंस्ट में उनको रेगुलराइज किया जाए। तो 20/5/85 ऑनवर्ड के लिए ये था। उससे पहले नेशनल इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल का फैसला आया था जिसमें 1/1/82 से 20/5/85 तक का जिन्होंने इस प्रकार से काम किया था उनको पक्का किया गया। उनकी संख्या 6,500 के करीब थी, लेकिन इसकी संख्या उससे बहुत ज्यादा है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट इंडस्ट्रियल के ट्रिब्यूनल के फैसले आने के बाद 2001 में फैसला आया जून में। उसके बाद एलआईसी हाई कोर्ट चली गई सिंगल बेंच के पास। सीजीआईटी ने हमारे हक में फैसला किया। जस्टिस डॉक्टर आर.डी. तुलपुले ने जो एनआईटी में फैसला किया था, और उसके बाद जस्टिस एम.एस. जामदार को जो कुछ डायरेक्शंस आर.डी. तुलपुले ने दी थी और उसका इम्प्लीमेंटेशन एलआईसी ने ठीक प्रकार से नहीं किया था अंडर सेक्शन 36A ऑफ द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, तो दोबारा वो रेफरेंस हुआ। वैसे तो उसमें बहुत सी डायरेक्शन थी, लेकिन एक मेन डायरेक्शन जो थी वो मैं बता रहा हूं आपको। जब डॉक्टर तुलपुले ने फैसला दे दिया और ये कह दिया कि 1/1/1982 से 20/5/85 तक जिन लोगों ने भी टेम्पोरेरी, बदली या पार्ट टाइम काम किया है क्लास 3 और क्लास 4 में, क्लास 3 में जिसने 85 दिन काम किया है 2 साल 2 कैलेंडर ईयर में, 85 दिन टोटल 2 कैलेंडर ईयर में, और जहां तक क्लास 4 एम्प्लॉयज का सवाल है 70 दिन काम किया है 3 कैलेंडर ईयर्स में, उनको रेगुलराइज किया जाए। लेकिन वो अंतिम डेट जो थी, उसकी आखिरी डेट जो थी, कट ऑफ डेट जो थी 1/1/82 से 20/5/85 थी। लेकिन 20/5/85 के बाद भी बहुत लोगों ने काम किया, तो उसका डिस्प्यूट जब हमने रेज किया और सीजीआईटी के पास, प्रिजाइडिंग ऑफिसर के पास जब वो मामला आ गया, तो डिस्प्यूट हमने रेज किया था। उसके बाद दूसरी यूनियंस भी उसमें आ गई। वो भी ये बोल के आई कि हम भी साहब एलआईसी में अपनी यूनियन चला रहे हैं, हमारे भी मेंबर्स हैं जिन्होंने एलआईसी में ऐसे काम किया है, हमें भी पार्टी बनाया जाए। उनको पार्टी बना लिया गया। कई सालों तक मामला चलता रहा, जवाब हुआ, पिटीशन हुई, रिप्लाई हुआ, रीजॉइंडर हुआ, उसके बाद एविडेंस हुई, अंतिम स्टेज उसकी आर्गूमेंट्स की थी। एक सिटिंग जब आर्गूमेंट के लिए बंबई में फिक्स की गई, तो हमारी यूनियन की मीटिंग भी वहां रखी गई थी और मैंने अपनी यूनियन की तरफ से आर्गूमेंट किया। 2 दिन तक मैंने उसको आर्गूमेंट किया, केस को। हम 3 पार्टी उस केस में थे, एक कोटेम से, केरल से,
कुछ लोगों ने हमें अप्रोच किया था, एक दिल्ली डिवीज़न से थे, एक हमारे ऑल इंडिया हेडक्वार्टर से थे। हम लोग अटेंड कर रहे थे, सब कुछ कर रहे थे, अंत में वो फैसला हमारे पक्ष में आ गया और उन्होंने कहा कि जैसे एनआईटी में पहले इनको रेगुलराइज किया गया था, इसी तरह से इनको भी रेगुलराइज किया जाए। तो रेफरेंस जो हुआ था वो 4/3/1991 का हुआ था। कट ऑफ डेट जो थी वो 4/3/91 थी। एनआईटी में कट ऑफ डेट जो थी 1/1/82 थी। जब हमारे हक में अवार्ड आ गया और एनआईटी के अवार्ड को उन्होंने एंडोर्स कर दिया तो एलआईसी सिंगल बेंच में हाई कोर्ट दिल्ली चली गई। दिल्ली की हाई कोर्ट में फैसला हमारे विरुद्ध आया। डिवीज़न बेंच में हम लोगों ने अपील की, 2 जजेज उसमें होते हैं, वहाँ भी फैसला हमारे विरुद्ध आया। अब प्रश्न उठता है कि जब अवार्ड हमारे पक्ष में था तो ये दिल्ली हाई कोर्ट की सिंगल बेंच और डबल बेंच ने फैसला हमारे खिलाफ क्यों दिया? ये एक प्रश्न उठता है। तो साथियों, इसका जवाब ये है कि तमिलनाडु में आप जैसे लोगों ने जो टेम्पोरेरी बदली और पार्ट टाइम काम किया था, उन्होंने अपनी एक यूनियन खड़ी कर ली। ऑल इंडिया तमिलनाडु एलआईसी टेम्पोरेरी एम्प्लॉयज एसोसिएशन। अब उनको एलआईसी का तो कुछ पता नहीं था। इधर हमारा सीजीआईटी केस चल रहा था, उधर तमिलनाडु वालों ने चेन्नई में अपना केस डाल दिया। वो सिंगल बेंच में हारे, डबल बेंच में हारे, फुल बेंच में हारे और अल्टीमेटली उन्होंने स्पेशल लीव पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की। पी चिदम्बरम जो फाइनेंस मिनिस्टर भी रह चुके हैं, होम मिनिस्टर भी रह चुके हैं, अपनी तरफ से उन्होंने पी चिदम्बरम को अपना वकील बनाकर खड़ा किया। एलआईसी की तरफ से हरीश साल्वे, उनको एलआईसी ने अपना वकील बना के खड़ा किया। जब केस अदालत के सामने कॉल हुआ, सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो बैठे हुए थे, वहाँ कम से कम 2 जजेस की बेंच होती है, सिंगल बेंच नहीं होती है। उन्होंने एक तरफ चिदम्बरम को देखा, दूसरी तरफ हरीश साल्वे को देखा। दोनों ही बड़े वकील थे और सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में कौन सा वकील सामने खड़ा होकर बहस कर रहा है, कौन सा वकील पार्टी की तरफ से सामने खड़ा हुआ है, फेस वैल्यू उसकी होती है। तो सुप्रीम कोर्ट के जजों ने कहा, एलआईसी के वकील की तरफ इशारा करते हुए हरीश साल्वे की तरफ से, काइंडली डू समथिंग फॉर दीज पीपल। तो हरीश साल्वे ने कहा कि साहब आप हमें एडजॉर्नमेंट दीजिए, अगली तारीख लगा दीजिए, अगली तारीख को हम आके आपके सामने एक स्कीम पेश करेंगे। तो 23 अक्टूबर 1992 की डेट सुप्रीम कोर्ट ने एडजॉर्नमेंट के बाद दी और 23/10/92 में जब केस कॉल हुआ तो हरीश साल्वे ने एक स्कीम सुप्रीम कोर्ट के जज के सामने पेश की। और वो स्कीम क्या थी? वो स्कीम ये थी कि प्यार सिंह एंड अदर्स एंड स्टेट ऑफ हरियाणा, वहाँ पर जिन आदमियों ने एडॉक काम किया था, उनका केस डिसाइड हुआ था। सुप्रीम कोर्ट तो केस किया था वो, और उस केस में जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, जो इन्होंने स्कीम प्रेजेंट की थी हरीश साल्वे ने, और जिसको पी चिदम्बरम ने ले लिया था, उस स्कीम के ऊपर उन्होंने कोई एतराज़ नहीं किया। एक ने ऑफर किया, दूसरे ने एक्सेप्ट किया और सुप्रीम कोर्ट ने अपनी मोहर लगा दी। वो स्कीम में ये दिया हुआ था कि जो एडॉक एम्प्लॉइज रखे गए हैं
उनको एट दी अर्लीस्ट रेगुलराइज किया जाए। और वो क्या तरीका था रेगुलराइज करने का? वो तरीका उन्होंने ये बतलाया कि जिन्होंने एडहॉक काम किया है वो भी एम्प्लॉइज आएंगे, ओपन मार्केट से भी एम्प्लॉइज आएंगे, दोनों एम्प्लॉइज का रिटन टेस्ट होगा। जो रिटन टेस्ट में पास करेगा उसका मेडिकल होगा, जो मेडिकल में पास करेगा उसके बाद उसका अपॉइंटमेंट होगा। तो मतलब जो बेसिक उसका टेक्स्ट था वो ये था कि रिटन टेस्ट में वो भी बैठेंगे, ओपन मार्केट से भी आएंगे, और उसमें जो पास हो जाएगा उसका आगे बढ़ेगा मामला। तो इस केस के आधार पर उन्होंने, सुप्रीम कोर्ट ने अपना ठप्पा लगा दिया। चिदम्बरम ने उसका कोई विरोध नहीं किया। तो वो स्कीम उन्होंने बना के दी, और जब वो स्कीम उनको बना के दी और ठप्पा सुप्रीम कोर्ट ने लगा दिया, तो हमारा CGIT का केस चल रहा था दिल्ली में। तो LIC का जो एम्प्लॉय था, जो वकील था, वो उस एग्रीमेंट की जो टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफर हुई थी और एक्सेप्ट हुई थी, और जिसको सुप्रीम कोर्ट ने ठप्पा लगाया था, वो लेकर एक एप्लीकेशन लगाकर CGIT के प्रिजाइडिंग ऑफिसर को पेश कर दी, और ये कहा वहां पर प्रिजाइडिंग ऑफिसर को कि साहब अब ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला हो